हुरिया बेटा, तेरे मामू को फ़ोन करो, मैं उससे बात करता हूँ। तुम्हारा यूं घर से निकलना ठीक नहीं है। नाना जान बार बार इसरार कर रहे थे। तभी मैं बोली, नाना जान प्लीज़, आप क्यों खुद को अजियत देते हैं और मुझे भी दुख पहुँचाते हैं। आप जानते हैं ना, जब कभी भी मामू को फ़ोन किया है उन्होंने कितनी बेइज्जती की है, वो कितनी बातें सुनाते हैं। मैं अब दोबारा मामू को फ़ोन नहीं करूँगी। क्या हुआ अगर मैं बेटी हूँ कि कोई काम नहीं कर सकती? मैं आपका सहारा हूँ, आपकी हुरिया आपका सहारा है। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम कर दूँगी। आपकी जगह मैं खुद काम पर जाऊँगी। तभी नाना जान मेरे सर पर प्यार देते हुए बोले, नहीं हुरिया बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को भी फूलों की तरह पाला था और मैं तुम्हें भी नहीं चाहता कि मेरी ये हुरिया बाहर निकले, दुनिया की गंदी नज़रें उस पर पड़ें। मैं बोली, नाना जान कुछ नहीं होता, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, खुद को संभालना जानती हूँ, आप इसकी फ़िक्र ना करें। तभी मैंने नाना जान की दवाई निकाली जो करीबी मोहल्ले के डॉक्टर से लेकर आई थी, लेकिन उससे नाना जान को कोई अफाका नहीं हो रहा था। मैंने दवाई दोबारा से नाना जान को पिला दी थी। नाना जान दवाई पीते ही गुनूदगी में चले गए। अब वो फिर से गहरी नींद में सो गए थे। मैं जल्दी से उठी और उठकर फूलों के बगीचे में चली गई। उन फूलों को नाना ने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला था। दिन रात नाना उनकी काट छांट करते और उनसे बेहद प्यार करते। उनको पानी देने से लेकर मुकम्मल तौर पर उनका ख्याल रखते। इन सब का तो नाना को शुरू से ही बहुत शौक था। नाना बताते हैं कि मेरी अम्मी के ज़माने से ही नाना अब्बू ने ये बगीचा उगाया हुआ था। नाना अब्बा के तीनों बच्चे उस बगीचे में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे, लेकिन अब मुझे उस बगीचे में से फूलों को तोड़कर गजरे बनाना थे ताकि मैं ये गजरे बेचकर नाना के इलाज के लिए पैसे जमा कर सकूं। तभी मैंने ढेर सारे फूल एक टोकरी में तोड़े। टोकरी रंग बिरंगे फूलों से भर गई थी। मैंने जल्दी से उनको परोना शुरू किया और उन्हें गजरों की शेप देने लगी। काफ़ी ज़्यादा गजरे बन गए थे। गजरे तो मैं काफ़ी देर से बना रही थी, लेकिन आज मैंने दिल से बनाए थे क्योंकि मैं इन्हें हर तरह से बेचना चाहती थी। पहले 2 दिन से मैं फूलों को तोड़ती और गजरे बनाकर ले जाती। सारी दोपहर में सड़क पर खड़ी रहती, लेकिन कोई भी मुझसे गजरे नहीं खरीदता। गाड़ियों में आने जाने वाले लोग मेरे उन गजरों को फरामोश करके चले जाते, लेकिन आज मैंने तहैया कर लिया था कि मैं ये सारे गजरे बेच कर ही घर आऊँगी। नाना अब्बू सो रहे थे। मैं उन गजरों को लेकर उसी अड्डे पर चली गई थी जहाँ जाकर अक्सर नाना अब्बू ये बेचा करते थे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि आज ये पूरी की पूरी सड़क वीरान पड़ी हुई है। न जाने मेरे पाँव खुद ब खुद एक वीरान रास्ते की तरफ चल दिए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं जो अभी कुछ देर पहले रोड पर जाकर खड़ी थी, अभी अनजाने रास्ते की तरफ क्यों जा रही हूँ। तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो वह एक खूबसूरत लड़की थी। उसे देखते ही मैं रुक गई। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। उसके हाथों पर लगी मेहंदी बता रही थी कि ये मेरे गजरों को पहनने की मुंतज़िर है। उसने काफ़ी ज़्यादा गजरे मुझसे ले लिए थे। उसने जल्दी जल्दी अपने दोनों हाथों में गजरे पहने और उनकी खुशबू सूंघती हुई वैसे ही मुस्कुरा दी जैसे मुस्कुराती पीछे से आ रही थी। मैंने अभी तक गजरों का मुआवजा नहीं लिया था कि अचानक से वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो लड़की कहाँ गायब हो गई है। मैं जैसे ही इधर उधर नज़रें घुमाकर देखने लगी तो देखकर मेरी रूह तक कांप गई। मेरा नाम हुरिया है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं एक ही बहन थी। अभी मेरी अम्मी और अब्बू की शादी को 1 साल ही गुजरा था कि मैं पैदा हुई। मेरी पैदाइश के फ़ौरन बाद से ही मेरी माँ की मौत हो गई। मैंने तो अपनी माँ की खुशबू तक नहीं सूंघी थी, देखना तो दूर की बात थी। मेरी माँ मेरे नाना अब्बू की अकलौती बेटी थी। मेरे नाना अब्बू के 2 बेटे और एक ही बेटी थी। दोनों बेटे भी शादीशुदा थे और सबसे छोटी मेरी अम्मी, उनकी भी शादी हुई तो नाना अब्बू अपने फ़र्ज से फ़ारिग हुए थे। नाना अब्बू अपने तीनों बच्चों से बेहद मोहब्बत करते। जैसे ही नाना को मेरी अम्मी की वफ़ात का पता चला, वो बिल्कुल टूट कर रह गए थे। अम्मी की मौत पर वो मेरे अब्बू के घर गए और अब्बू से कहा कि मैं अपने नवासी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, ये मेरी बेटी की निशानी है। लेकिन मेरे अब्बू ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये मेरी औलाद है, मैं किसी को नहीं दे सकता। फिर नाना अब्बू कभी कभी मुझसे मिलने चले आते। मैं उस वक्त बहुत ही छोटी थी, मैं अभी 3 महीने की थी। मेरी माँ का भी कफन भी मैला नहीं हुआ था कि मेरे अब्बू ने मेरी दादी और फुफ्फो के कहने से दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी सौतेली माँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा न जानती। फुफ्फो की भी शादी हो गई, दादी भी बीमार रहती थी, उधर संभालने वाला कोई भी नहीं था।
मेरी सौतेली माँ मुझे ऐसा ही रोता भिलकता छोड़ देती। वो मुझे दूध तक नहीं देती थी। ये सब कुछ दादी से बर्दाश्त न हुआ और दादी ने मेरे नाना अब्बू को फ़ोन कर दिया। नाना अब्बू भागते हुए आए। वो अपनी नवासी की मोहब्बत में तड़प उठे थे क्योंकि मैं उनकी बेटी की आखिरी निशानी थी। अब की बार नाना मुझे साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन अब मेरे अब्बू को साथ भेजने पर कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि उनकी बीवी ने उनसे कह दिया था कि ये उनकी बेटी को नहीं संभाल सकती। इसलिए मेरे अब्बू खुशी खुशी राज़ी हो गए। नाना अब मुझे अपने साथ ले आए और कभी मेरे अब्बू ने पलटकर मेरा पूछा तक नहीं। लेकिन जैसे ही मैं नाना अब्बू के साथ उनके घर आई, मामू और मम्मानियों का रवैया बहुत ख़राब था। उस वक्त मैं तो बहुत छोटी थी। ये मुझे सब कुछ नाना अब्बू ही बताते थे, फिर कि वो सब मुझे अच्छा नहीं जानते थे। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ न रहूं। इसी वजह से मेरे दोनों मामू का नाना अब्बू के साथ झगड़ा हो गया। वो नाना अब्बू से बार बार कह रहे थे कि हुरिया को वापस छोड़ कर आएं, लेकिन नाना इसके लिए राज़ी नहीं थे। वो कह रहे थे इसका दुनिया में कोई भी नहीं रहा, बाप सौतेली माँ का हो गया है, दादी बीमार पड़ी हैं, वो खुद बिस्तरे मर्ग पर है, इसे कैसे संभालेगी। अब इसका सहारा मैं ही हूँ। अगर मैं भी इसे नहीं संभालूंगा तो ये कहाँ जाएगी। बाप को तो परवाह ही नहीं है। लेकिन मामू बार बार कह रहे थे हम अपनी फैमिली के अखराजात पूरे करेंगे या इसके पूरे करेंगे। ये लड़की है, कल कला को इसने बड़ा होना है, इसकी तो शादी भी करनी पड़ेगी। और आपको पता है आजकल के ज़माने में जहेज़ के बगैर शादी नहीं होती, और हम कहाँ से इसे जहेज़ देंगे। लेकिन नाना अब्बू कह रहे थे जो मर्जी हो, मैं हुरिया को अपने साथ ही रखूँगा। अब मैं किसी भी तरह इसे वापस इसके बाप के पास छोड़कर नहीं आऊँगा। ये मेरी बेटी की औलाद है, मैं किस तरह इस बात को भूल सकता हूँ। मैंने अपनी बेटी को भी बिल्कुल फूलों की तरह पाला था, अब मैं उसकी बेटी को भी पालूंगा। दोनों मामू का नाना अब्बू के साथ झगड़ा हुआ और वो दोनों ही घर छोड़कर चले गए। नाना उस दिन बहुत रोए थे। मैं उस वक्त 2 साल की थी। मैं उन चीज़ों को नहीं समझती थी। नाना अब्बू ने खुद मुझे पाला था। वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मुझे पाल रहे थे। बहुत सी मुश्किलात मेरे नाना अब्बू ने मेरे लिए बर्दाश्त की थी। नाना अब्बू ज़ईफ़ हो गए थे, उनसे कोई काम धंधा तो होता नहीं था। दोनों मामू ही किसी फैक्ट्री का काम करते थे जिससे उनके घर का पूरा निज़ाम चल रहा था। लेकिन अब जब से दोनों मामू अलग हो गए थे, नाना का अब कोई भी सहारा नहीं रहा था। नाना का फूलों का बगीचा जो नाना ने शुरू से ही अपने घर के बिल्कुल सामने खाली जगह पर उगाया हुआ था, वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। नाना अब्बू बताते हैं कि मेरी अम्मी के ज़माने से है। नाना अब्बू उन फूलों की हिफाजत बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करते, मुझे भी संभालते और उस बगीचे में लगे पौधों को भी बहुत ज़्यादा केयर देते थे। यही वजह थी कि उनमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे। नाना उन फूलों को तोड़कर उनके गजरे बनाने लगे और जाकर रोड पर बेचने लगे। उससे नाना इतना कमा लेते थे कि मेरा और उनका खर्चा पूरा हो जाता। मुझे करीब ही एक गवर्नमेंट स्कूल में नाना अब्बू ने दाखिल करवा दिया था। मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और ऊपर से नाना अब्बू की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा थी। वो हर तरह से मेरी मदद करते, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। मैंने तो जब से आँख खोली थी, मैंने नाना को ही अपनी माँ और बाप के रूप में पाया था। मेरे लिए तो मेरी कुल कायनात मेरे नाना ही थे। बाकी तो किसी रिश्ते, किसी नाते को मैं जानती ही नहीं थी। मेरी ज़िंदगी उनके साथ चल रही थी। मैंने शुरू से ही नाना अब्बू को गजरे बनाकर बेचते देखा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई। मैंने मैट्रिक बहुत ही शानदार कामयाबी से पास किया। पूरे इलाके में सबसे अच्छे नंबर मैंने लिए थे। यही वजह थी कि कॉलेज से खुद ब खुद मुझे फ़ोन आया कि मैं उनके कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, और मैंने स्कॉलरशिप हासिल की थी। अब मेरी पढ़ाई के सारे अखराजात कॉलेज की जिम्मेदारी थी, और इस बात से तो नाना की फ़िक्र थोड़ी कम हुई थी। अब मेरी पढ़ाई भी जारी थी और खाने पीने का सामान भी नाना बहुत अच्छे से कर लेते थे। नाना हर रोज़ गजरे बनाते और सड़कों और रोडों पर जाकर खड़े हो जाते। वहाँ पर बड़े बड़े लोग जो गाड़ियों और कारों में होते थे, वो नाना अब्बू से गजरे ख़रीदते थे। हम दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। जब से मेरे दोनों मामू घर से गए थे, कभी वापस मुड़कर उन्होंने नाना अब्बू और मेरी खैरियत भी मालूम नहीं की थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे बाप ने कितनी मोहब्बत से हमें पाला है और क्या कुछ नहीं किया नाना ने उन सब के लिए। न जाने क्यों वो ये सब चीज़ें भूल गए थे। नाना फ़ोन भी करते तो मामू बात नहीं करते थे। शायद मम्मानियाँ उन्हें यहाँ आने नहीं देती थी, या फिर उनका खुद से दिल नहीं चाहता था। ये बात हमें मालूम नहीं थी। लेकिन नाना अब्बू कभी कभी बैठे बैठे रोने लग जाते। उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल भी तड़प उठता।
तभी मैं बोलती, आप क्यों रोते हैं नाना अब्बू? मुझसे भी ये बात वो छुपाते कि मेरे दोनों मामू मेरी वजह से उन्हें छोड़ कर गए। मैंने बहुत दफ़ा उनसे पूछा, लेकिन वो हर दफ़ा बात को टाल देते। फिर एक दिन ज़्यादा दुखी थे तो मुझे सब कुछ बता दिया। फिर एक दिन जैसे ही नाना अब्बू फूलों के गजरे बेचकर घर वापस लौटे, उनकी तबीयत ख़राब लग रही थी। मैंने जैसे ही उनसे इसके मुतालिक पूछा तो इस बात को टाल गए। फिर मुझे अफसोस हुआ। नाना अब्बू को बहुत तेज़ बुखार था। मैं बोली, आपको तो बुखार है, चलें आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। उन्होंने जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम मेरी फ़िक्र नहीं करो। तभी मैं बोली, आप कैसी बातें करते हैं नाना, आप तो मेरी जान हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? तभी नाना अब्बू ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही रखा हुआ है। मैं जब तक तुम्हारे फ़र्ज से फारिग नहीं हो जाता मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो मैं बोली, तो फिर चलें जल्दी से उठें मेरे साथ, आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। नाना अब्बू बज़िद थे कि मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि नाना अब्बू की जेब में पैसे बहुत कम थे। अगर ये दवाई ले आते तो खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होता? मैं जान गई थी कि बात सिर्फ यही है। तभी मैं बोली, आप फ़िक्र नहीं करें, कुछ राशन पड़ा हुआ है, वो खाना मैं बना लूँगी, आप अपनी दवाई लें। मैं नाना अब्बू को साथ लेकर करीबी मोहल्ले के डॉक्टर के पास गई और वहाँ से नाना अब्बू की दवाई ले आए थे। लेकिन नाना अब्बू की तबीयत संभलने के बजाय मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। नाना अब्बू बहुत ज़्यादा बुखार में तप रहे थे। अगले दिन ना तो नाना अब्बू की जेब में कोई पैसा था और ना ही घर का राशन, और फूल बगीचे में बहुत ज़्यादा खिले हुए थे। मैंने टोकरी उठाई और सारे फूल तोड़ लिए और गजरे बनाना शुरू कर दिए। गजरे मुकम्मल तौर पर रेडी हो गए थे, लेकिन अब उन्हें बेचने कौन जाता? नाना अब्बू की तो तबीयत ठीक नहीं थी और मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। जैसे मर्जी हालात थे। नाना अब्बू ने मुझे कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। सिर्फ घर से कॉलेज तक जाती और कॉलेज से घर आ जाती। लेकिन आज मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली थी। नाना अब्बू को दवाई दी, वो सो गए। मैं वो गजरे लेकर उसी रोड पर चली गई जहाँ नाना अब्बू का अड्डा था, जहाँ जाकर वो ये गजरे बेचा करते थे। नाना अब्बू को इस बात का इल्म भी नहीं था, लेकिन मुझे उनकी दवाई के लिए और घर के राशन के लिए किसी न किसी तरह पैसे जमा करने थे। मैं जानती थी कि नाना अब्बू यहाँ पर आकर ही गजरे बेचते हैं, लेकिन ये बात अजीब थी। मुझसे किसी ने भी गजरे नहीं खरीदे। सिर्फ एक दो गाड़ियों वाले थे जिनको मैंने बहुत मुश्किल से वो गजरे 20 रुपए में दिए थे। लेकिन इतने में क्या बनता, सारे के सारे गजरे वैसे ही घर वापस ले आए। काफ़ी देर धूप में खड़े रहने की वजह से वो गजरे भी मुरझा गए थे। अब तो कोई उन्हें नहीं खरीदेगा। मैं यही सोचती हुई घर वापस लौट आई। अब नाना अब्बू भी नींद से बेदार हो गए थे। मुझे यूं बाहर से आता देखकर फिक्रमंद हो गए और बोले, हुरिया बेटा, तुम कहाँ गई थी? तभी मैंने जवाब दिया, कहीं नहीं नाना अब्बू, मैंने बस कुछ गजरे बनाए थे, सोचा बेच कर आती हूँ। तो नाना अब्बू फिक्रमंद होते हुए मेरी तरफ देखने लगे और बोले, नहीं हुरिया बेटा, तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए था। तभी मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं होता नाना अब्बू, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। वो परेशान होते हुए बोले, बेटे तुम नहीं जानती बाहर की हालात बहुत ख़राब है, ये दुनिया बहुत जालिम है, ये किसी की नहीं बनती। ये कहते हुए नाना अब्बू ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और बोले, ये नंबर मिलाओ और मेरी बात करवाओ। मैंने जैसे ही वो नंबर मिलाया तो नाना खुशी से खिलखिला उठे और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आधी से ज़्यादा बीमारी तो ख़त्म हो गई हो। ये शायद मामू का नंबर था। नाना अब्बू उनसे कह रहे थे कि घर वापस आ जाओ, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आगे से आने वाला जवाब मुझे और नाना अब्बू दोनों को दुखी कर गया था। मामू कह रहे थे, अब ज़रूरत पड़ गई हमारी, अब पैसे ख़त्म हो गए हैं, गुर्बत छा गई है, अब कमाने लायक नहीं रहे ना, अब उठाएं खर्चा अपनी उस नवासी का जिसे लाकर हमारे सर पर मुसल्लत किया था। इतनी बात कहते ही मामू ने फ़ोन काट दिया। नाना अब्बू उदास हो गए थे। फिर बोले, हुरिया बेटा, तेरे मामू को दोबारा से फ़ोन करो, मैं उससे बात करता हूँ। तुम्हारा यूं घर से निकलना ठीक नहीं है। नाना जान बार बार इसरार कर रहे थे। तभी मैं बोली, नाना जान प्लीज़, आप क्यों ख़ुद को अजियत देते हैं और मुझे भी दुख पहुँचाते हैं? आप जानते हैं ना कि जब कभी मामू को फ़ोन किया है, मामू ने कितनी बेइज्जती की है, वो कितनी बातें सुनाते हैं। मैं अब फ़ोन नहीं करूँगी। क्या हुआ अगर मैं बेटी हूँ? मैं कोई काम नहीं कर सकती? मैं आपका सहारा हूँ, आपकी हुरिया आपका सहारा है।
मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी, आपकी जगह मैं खुद काम पर जाऊँगी। तभी नाना जान मेरे सर पर प्यार देते हुए बोले, नहीं हुरिया बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को भी फूलों की तरह पाला था और तुम्हें भी ऐसे ही पालना चाहता हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी हुरिया बाहर निकले, दुनिया की गंदी नज़रें उस पर पड़ें। तो मैं बोली, नाना जान कुछ नहीं होता, मैं बड़ी हो गई हूँ, खुद को संभालना जानती हूँ, आप उसकी फिक्र न करें। तभी मैंने नाना जान की दवाई निकाली जो करीबी मोहल्ले के डॉक्टर से लेकर आई थी, लेकिन उससे नाना जान को कोई भी अफाका नहीं हो रहा था। मैंने वो दवा दोबारा से नाना जान को पिला दी थी। नाना जान दवाई पीते ही गुनूदगी में चले जाते। अब वो गहरी नींद सो गए। मैं जल्दी से उठी और उठकर फूलों के बगीचे में चली गई। फूलों को नाना ने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला था और दिन रात नाना उनकी काट छांट करते और उनसे बेहद प्यार करते। उनको पानी देने से लेकर मुकम्मल तौर पर उनका ख्याल रखते। इस सब का तो नाना को शुरू से ही शौक था। नाना अब्बू बताते थे कि मेरी अम्मी के ज़माने से ही नाना अब्बू ने ये क्यारियाँ उगाई हुई थी। नाना अब्बा के तीनों बच्चे उन्हीं क्यारियों में खेलते कूदते बड़े हुए थे, लेकिन अब मुझे उस बगीचे से फूलों को तोड़कर गजरे बनाने थे ताकि मैं ये गजरे बेचकर नाना के इलाज के लिए पैसे जमा कर सकूं। पहला दिन तो मेरा बेकार गया था, लेकिन अब अगले दिन के लिए मैं पूरा इंतज़ाम करना चाहती थी। मैंने जल्दी से फूल तोड़े और उन्हें पुरोना शुरू कर दिया। उन्हें गजरों की शेप देना शुरू कर दी। काफ़ी ज़्यादा गजरे बन गए थे। गजरे तो मैं काफ़ी देर से बना रही थी, लेकिन आज मैंने दिल से बनाए थे क्योंकि मैं उन्हें हर तरह से बेचना चाहती थी। पिछले 2 दिन से मैं फूलों को तोड़ती और गजरे बना कर ले जाती। सारी दोपहर सड़क पर खड़ी रहती, लेकिन कोई भी मुझसे गजरे नहीं खरीदता था। गाड़ियों में आने जाने वाले लोग मेरे उन गजरों को फरामोश करते थे, लेकिन आज मैंने तय कर लिया कि मैं इन गजरों को लेकर फिर उसी अड्डे पर जाऊंगी जहां नाना अब्बू बेचते थे। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी सड़क ही वीरान पड़ी हुई है। न जाने मेरे पाँव खुद ब खुद उस अनजान और वीरान सड़क की तरफ चल दिए जिसे मैं जानती तक नहीं थी। अभी मैं कुछ ही फासले पर पहुंची थी कि वहाँ एक कब्रिस्तान आ गया। अभी कब्रिस्तान से मैं कुछ ही फासले पर थी कि मुझे एक लड़की ने आवाज़ दी, हुरिया। मैं एकदम से हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसे देखते ही मैं रुक गई। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। उसके हाथों पर मेहंदी लगी बता रही थी कि ये मेरे गजरों को पहनने की मुंतज़िर है। उसने काफ़ी ज़्यादा गजरे मुझसे लिए। उसने जल्दी जल्दी अपने दोनों हाथों में गजरे पहने और उनकी खुशबू सूंघती वैसे ही मुस्कुरा दी जैसे मुस्कुराती थी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा तो उसने मुझे गजरों का मुआवजा भी नहीं दिया। अचानक से वो मेरी नज़रों के सामने से ओझल हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो लड़की कहाँ गायब हो सकती है। जैसे ही इधर उधर नज़रें घुमाकर मैं देखने लगी तो ये देखकर तो मेरी रूह तक कांप गई, क्योंकि उस लड़की के साथ बहुत सारे लोग थे। अभी कुछ देर पहले जो लड़की बिल्कुल अकेली नज़र आ रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि मेरे कान फटने को जा रहे थे। तभी वो लड़की दोबारा से मेरी तरफ बढ़ी और बोली, फ़िक्र नहीं करो, तुम्हें इनका मुआवजा मिल जाएगा। कल इससे ज़्यादा गजरे लेकर आना, क्योंकि कल तुमसे बहुत ज़्यादा गजरे ख़रीदे जाएंगे और फिर तुम्हें इनका मुआवजा भी बहुत अच्छा मिलेगा। मैं बोली, लेकिन मैडम मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे नाना अब्बू बीमार हैं। वो लड़की गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी और कुछ पैसे मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये पैसे तो मेरे गजरों की कीमत से भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन वो बोली, तुमने गजरे बहुत अच्छे बनाए थे, इसी वजह से तुम्हें इतने पैसे दे रही हूँ। वो गजरे लेकर घर चली गई थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने घर के लिए काफ़ी ज़्यादा राशन भी ले लिया था। नाना अब्बू के लिए परहेज़ी खाना बनाया। नाना अब्बू की तबीयत थोड़ी देर पहले से बेहतर नज़र आ रही थी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैं देखकर हैरान रह गई, क्योंकि फूलों के उस बगीचे में आज पहले से कई गुना ज़्यादा फूल खिले हुए थे। रात को जब फूल तोड़कर मैंने गजरे बनाए थे, अगले दिन फूल कम हो जाते थे, लेकिन आज इतने ज़्यादा फूल थे कि मैं देखकर खुश हो गई और मुझे काफ़ी ज़्यादा गजरों का ऑर्डर भी मिला था। जैसे ही शाम के अंधेरे छाने लगे, मैंने वो सारे फूल तोड़ लिए और रात को ही गजरे बनाना शुरू कर दिए और उन्हें फ्रिज में रख दिया ताकि मुरझा ना जाए। अगली सुबह होते ही मैं उसी रास्ते की तरफ चल दी जहाँ वो मेरे गजरे उस लड़की ने खरीदने थे। वो रास्ता बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ था। जैसे ही मैं उस रास्ते की तरफ गई, वो रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा था। मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं कब्रिस्तान के बिल्कुल नज़दीक थी
तभी वो लड़की मुझे दूर से नजर आई। मैं भागती हुई उसकी तरफ गई, लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। अब वो कब्रिस्तान के अंदर चली गई थी। मैं भागती हुई उसके पीछे जा रही थी और कह रही थी कि मैं आपके लिए गजरे बना कर लाई हूँ, लेकिन वो मेरी कोई बात भी नहीं सुन रही थी। मैं जैसे ही भागती हुई उसके पीछे गई तो मुझे समझ नहीं लगी कि मैं किस जगह पहुँच गई हूँ। ये तो एक अलग सी दुनिया थी। यहाँ ना तो वो कब्रिस्तान नजर आ रहा था और ना ही वो सड़क। यहाँ पर गहमा गहमी का समा था। हर तरफ रोशनियाँ जगमगा रही थी। मैं हैरान परेशान इधर उधर देख रही थी। बहुत से लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी की शादी हो, लेकिन शादी की यह सजावट तो नज़र आ रही थी, लेकिन शादी में आने वाले लोगों की सिर्फ आवाज़ें आ रही थी। मैं ज़रा सा आगे बढ़ी तो मैं ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि बड़े से ग्राउंड में शादी का इंतज़ाम रखा गया था। तभी मेरी नज़र सामने स्टेज पर बैठे लोगों पर पड़ी, जिनमें एक बेहद खूबसूरत नौजवान था और उसके साथ सजी संवरी वही लड़की थी जिसने मुझसे गजरे खरीदे थे। वो मुझे देखते ही मेरी तरफ भागी थी। उसे यूं भागते हुए देखकर उसके साथ दुल्हे के रूप में सजा वो नौजवान उठ खड़ा हुआ। उस लड़की ने मुझसे वो गजरे लिए और उनकी खुशबू सूंघती हुई दोबारा से स्टेज की तरफ बढ़ी। मुझे उन दोनों के अलावा हाल में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अजीब बात थी, बहुत सी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थी, लेकिन मैं देख सिर्फ उन दोनों को ही रही थी। फिर अचानक वहाँ एक और आदमी नज़र आने लगा। देखते ही देखते बहुत सारे लोगों पर मेरी नज़र पड़ने लगी। वहाँ बहुत ज़्यादा हुजूम था। ये शादी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े आदमी की शादी है। वो लड़की वो गजरे उठाकर वहाँ इर्द गिर्द खड़ी खूबसूरत लड़कियों को बांध रही थी। ऐसे लग रहा था वो बहुत खुश है। जैसे ही उनका निकाह होने लगा तो वो लड़का उठ खड़ा हुआ और बोला, नहीं, मैं इससे निकाह नहीं करूँगा, मैं अभी ये शादी कैंसिल करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर शोर मच गया। वो लड़की जो अभी थोड़ी देर पहले बहुत खुश नज़र आ रही थी, एकदम उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी और कह रही थी, मैंने क्या कर दिया है, न जाने ऐसा क्या हो गया है। एकदम से पूरे का पूरा हाल खाली हो गया था। वो लड़की घुटनों में सर दिए इस तरह रो रही थी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था कि न जाने इसके साथ क्या हुआ है कि दुल्हे ने एन टाइम पर शादी से ही इनकार कर दिया। अभी मैं उसी बारे में सोच रही थी। वही नौजवान बिल्कुल मेरे करीब खड़ा था। मैं उसे देखते ही हक्का बक्का रह गई। मैं उससे 10 कदम पीछे हटी थी। तभी वो मेरी तरफ बढ़ा और बोला, तुम करोगी मुझसे शादी क्योंकि मुझे तुम पसंद आ गई हो, मेरा दिल आ गया है तुम पर। मैं हैरान थी कि ये क्या कह रहा है। तभी वो लड़की उठी और बोली, इस आदमजादी की वजह से तुम मुझसे शादी से इनकार कर रहे हो। मैं ही इसे यहाँ लेकर आई थी कि इसके गजरे बिक जाएं, और इसके गजरे मुझे पसंद भी बहुत आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरे ही हक पर डाका डालेगी। अब इसको मुझसे कौन बचाएगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी उस नौजवान ने उस लड़की की तरफ इशारा किया और वो हवा में लहराती हुई पीछे की तरफ चली गई। और उस नौजवान ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं अपने घर के दरवाजे के आगे खड़ी थी। वो मुझे वहाँ छोड़कर कहने लगा, तुम अब अंदर जाओ, क्योंकि अगर उसे तुम्हारे घर का पता चल गया तो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये सब क्या हो गया है। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं देखकर हैरान रह गई। मेरे नाना का पूरा बगीचा जलकर राख हो गया था। वहाँ एक भी फूल बाकी नहीं बचा। मैंने तो जो आज गजरे बेचे थे उनका मुआवजा भी नहीं लिया था। और ये क्या हो गया, मेरी वजह से उस लड़की की शादी टूट गई थी तो मुझ पर गुस्सा होना ही था। आखिर 1 मिनट में उस नौजवान से शादी से इनकार उसने क्यों किया था। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी मैंने देखा कि वो लड़की अंदर कमरे में खड़ी मेरे नाना का गला दबा रही थी और नाना नीम बेहोशी की हालत में थे। मैं उसके आगे हाथ बांध कर खड़ी हो गई और बोली, देखो, ऐसा जुल्म नहीं करो, मेरे नाना अब्बू को छोड़ दो। मैंने नहीं चाहा था कि तुम्हारी शादी टूटे, मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम कौन हो। तभी वो बोली, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब ना मैं तुम्हारे नाना को छोड़ूंगी और ना तुम्हें छोड़ूंगी। मैं हैरान थी कि ये मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे नाना अब्बू को कुछ मत कहना। तुम मेरी जान ले लो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे होने वाले शोहर की मिन्नत समाजत करती हूँ कि वो तुमसे शादी कर ले। न जाने उसने किस वजह से तुम्हारे साथ शादी से इनकार किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार कह रही थी, तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि वो तुम्हें देखते ही तुम्हें पसंद करने लगा था, इसीलिए उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। अब मैं तहस नहस कर दूंगी हर चीज़ को।
हर चीज़ जला कर राख कर दूंगी। देखा, वो बाहर बगीचा भी मैंने ही जला कर राख किया है। मैं हैरान थी कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर लिया। तभी वो नौजवान बिल्कुल उस लड़की के करीब आ खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला कि तुम अपना बदला इनसे क्यों ले रही हो? तुम्हारे इन बुरे कामों की वजह से ही मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। और इससे क्या होता है कि मैं एक आदमजादी को पसंद करने लगा हूँ? ये एक आदमजादी है लेकिन बहुत अच्छी लड़की है, इसको इस वक्त भी मेरी ज़रूरत थी। तभी वो बोली, क्या तुम किसी भी आदमजादी के लिए मुझे छोड़ दोगे? माना तुम शाही जिनजादे हो, शहनशाह जिन्नात के बेटे हो, लेकिन तुम्हें ये हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरे जज्बात के साथ खेलो। मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी, तुमने मेरी मोहब्बत का मुझे ये सिला दिया। मैं उन दोनों की बातें सुनकर हैरान हो रही थी कि ये क्या कह रहे हैं। क्या ये शाही जिन्नात, शाही जिनजादा, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तभी मैं बोली, खुदा का वास्ते आप लोग यहाँ से चले जाएं। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। आप इससे शादी करें या किसी और से, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? तभी वो बोला, देखो मेरी बात सुनो हुरिया, मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा, तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये मेरा पूरा हक है कि मैं जिसे चाहूँ उससे शादी करूँ, यह मुझे नहीं रोक सकती। तभी उस लड़की ने मेरा बाजू खींचा और मैं दीवार पार करती उसी वीरान सी जगह पर पहुँच गई। उस वक्त मेरे नाना को मेरी ज़रूरत थी। नाना के गला दबाने की वजह से बहुत अजीबोगरीब किस्म की सांसें ले रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और उससे बार बार कह रही थी, अल्लाह का वास्ता है मुझे छोड़ दो, मेरे नाना के पास जाने दो, उन्हें मेरी बेहद ज़रूरत है। लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो मुझे घसीटती हुई लेकर जा रही थी। वो मुझे एक तय खाने अंधेरे कमरे में ले गई और बोली, अब बताओ, अब तुम्हें यहाँ से वो कैसे बचाने आएगा? उससे आंख बचाकर मैं यहाँ आ गई हूँ। तुम्हारा यहाँ वो हाल करूँगी कि तुम याद रखोगी और तुम खुद उससे इनकार करोगी शादी से। तो मैं बोली, मैं इनकार कर रही हूँ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती और मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। तुम भी मुझ पर रहम खाओ। तभी मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो लड़की जो इतनी खूबसूरत थी, इंतहा की खूबसूरत, एक भयानक शक्ल इख्तियार कर गई। उसकी काली स्याह रंगत, लंबे लंबे दांत, लटकती जिल्द और सर पर सींग, मुंह से निकलता खून। मैं चीखो पुकार करने लगी। तभी वो बोली, अभी तो सिर्फ तुमने मेरी शक्ल सूरत देखी है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उसने मेरे बालों को पकड़ा और खींचना शुरू कर दिया। मैं उससे इल्तिजा कर रही थी, अल्लाह का वास्ता है मुझ पर रहम करो और मुझे छोड़ दो। लेकिन वो किसी भी तरह मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। फिर से वो नौजवान वहाँ आया और बोला, छोड़ दो कायनात, इसे छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं है। हम ये फैसला अब्बा हुजूर शहनशाह जिन्नात के सामने लेकर जाएंगे। वो बोली, ठीक है, अगर आपका बाप फैसला इंसाफ से करेगा तो मुझे मंजूर है, लेकिन अगर फैसला मेरे हक में ना आया तो मैं इस लड़की और इसके पूरे ख़ानदान को तबाह बर्बाद करके रख दूंगी। खूबसूरत नौजवान मुझे उस भयानक शक्ल वाली औरत से लेकर एक बड़े हाल में पहुंचा, जहाँ एक खौफनाक शक्ल का आदमी एक कुर्सी पर विराजमान था। वो बोला, जी शाही जिनजादे, अब क्या बात है? शादी से इनकार करके हमारा सर नीचा कर ही दिया है। हमारी सुल्तनत में ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी ने यूं ऐन शादी के वक्त पर शादी से इनकार कर दिया हो। हमारी पूरी सुल्तनत के लोग हमारे हुक्म के पाबंद हैं, कभी भी कोई हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। लेकिन तुम हमारे अपने बेटे थे और तुमने हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तुम एक आदमजादी को पसंद करने लगे हो। कहाँ मिली तुमसे ये आदमजादी? वो शाही जिनजादा बोला, अब्बा हुजूर, ये आदमजादी मुझे नहीं मिली थी, बल्कि कायनात खुद इसे यहाँ लेकर आई थी। जब इसे पता था कि ये लड़की इतनी खूबसूरत है तो क्यों इसे ये अपनी शादी में लेकर आई, और उसके इन फूलों की महक मुझे उसकी तरफ खींचती ले गई थी। मुझे ये लड़की अच्छी लगी थी, इसलिए ऐन वक्त पर आकर मैंने शादी से इनकार कर दिया। आप तो जानते हैं कायनात की हरकतें मुझे बचपन से अच्छी नहीं लगती। इसका यूं लोगों पर जुल्म सितम करना मुझे बेइंतहा नापसंद है। तभी वहाँ उस जिनजादी के माँ बाप भी आ गए। वो बोले कि तुम्हें जहेज़ में ज़्यादा कुछ चाहिए तो वो हम तुम्हें देंगे। तभी उस शाही जिनजादी का बाप शहनशाह जिन्नात बोला, हमारे पास हर चीज़ है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे बेटे का दिल इस आदमजादी पर आ गया है, जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है। तभी वो बोले, तो फैसला करें ना शाह जिन्नात, जब सब लोगों का उनको हक दिलवाते हैं, मेरी बेटी को भी उसका हक दिलवाएं। ऐन टाइम पर आपके बेटे ने इससे शादी से इनकार कर दिया है, जो हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं।
اگر اس نے ہماری بیٹی سے شادی نہیں کی تو ہم احتجاج کریں گے اور آپ سے سلطنت چھین لی جائے گی۔ تبھی شہنشاہ جنات بولے، میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے نے جو کیا وہ غلط کیا ہے، لیکن اس نے جو کیا ہے وہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر سب جنات کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بیٹے نے شروع سے ہی کائنات کو پسند نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتا رہا تھا کہ کائنات کے کام اچھے نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اب شادی کے عین ٹائم پر آخر اسے کوئی آدم زادی پسند آ گئی ہے، اسی لیے اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ اگر اس نے کائنات سے شادی نہیں کرنی تھی تو کسی جن زادی کو پسند کرتا، لیکن اب اس نے آدم زادی کو پسند کر کے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اب اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ تبھی وہ جن زادہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور بولا، ابا حضور بھول گئے ہیں کہ شاہی جنات ہونے کی حیثیت سے آپ کے تمام جنات کی ایک ایک شکتی میرے پاس آ چکی ہے۔ اب میں اس کوہ کاف کے تمام جنات پر بھاری ہوں اور کوئی بھی مجھے سزا نہیں دے سکتا۔ تبھی وہ شہنشاہ جنات بولے، کیا تم اپنی سلطنت سے بغاوت کرو گے؟ تو وہ شاہی جن زادہ بولا، میں بغاوت نہیں کر رہا، میں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ اگر میں شادی سے انکار کر رہا ہوں تو یہ میرا حق ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کسی جن زادی سے شادی کروں یا آدم زادی سے۔ مجھے یہ آدم زادی اچھی لگی ہے تو میں اس سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ تبھی بہت سے تیر اس شاہی جن زادی کی طرف پڑنے لگے۔ وہ عجیب و غریب قسم کے تیر تھے، ایسا لگ رہا تھا یہ میرے جسم پر لگیں گے اور میرے جسم کے آر پار ہو جائیں گے اور میری بوٹی بوٹی ہو جائے گی۔ لیکن وہ تیر اس شاہی جن زادے کے جسم میں ایسے آر پار ہو رہے تھے اور میں بالکل محفوظ تھی، لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی پھر سے وہ کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کے سارے جنات کی ایک ایک شکتی میرے پاس آ چکی ہے۔ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں کیونکہ میں شاہی جن زادہ ہوں اور شادی کے بعد مجھے سلطنت بھی مل جانی تھی، لیکن دیکھیں میں نے سلطنت کو بھی ٹھکرا دیا۔ اب سوچے کہ میں کائنات سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ تبھی وہ خوفناک شکل والی لڑکی جو اس سے پہلے خوبصورت شکل لے کر میرے سامنے آئی تھی پھر سے اسی خوبصورت شکل میں سامنے آئی اور بولی، دیکھو شاہی جن زادے، مجھے اس طرح رسوا نہ کرو۔ مانا کہ میں نے آج تک بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن میں تمہاری خاطر وہ سب کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم اس آدم زادے سے شادی نہ کرو۔ اگر تم نے اس آدم زادی سے شادی کی تو میری پوری زندگی تباہ ہو کر رہ جائے گی اور مجھ سے کوئی بھی جن زادہ شادی نہیں کرے گا۔ میں کسی دوسرے سے شادی کرنا بھی نہیں چاہتی کیونکہ میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں۔ تو شاہی جن زادہ بولا، اب اگر میں کسی اور سے محبت کرنے لگا ہوں تو تم اپنی ساری غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگ رہی ہو۔ آج تک جو تم نے انسانوں اور جنات پر ظلم و ستم کیے ہیں اس کا بدلہ کون چکائے گا؟ تمہیں بہت سمجھاتا رہا لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ تم جو اوپر سے اتنی اچھی نظر آتی تھی، اندر سے تمہارا دل کتنا گندا ہے یہ صرف میں جانتا تھا۔ تم آج تک جو بھی کرتی آ رہی ہو میں اسے چھپاتا رہا، اپنے باپ سے بھی اور تمہارے ماں باپ سے بھی، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ تمہیں یاد ہے تم نے اس بے قصور انسانی بچے کو کس طرح مارا تھا؟ تبھی وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ وہ بچہ بھوک اور پیاس سے بھلک رہا تھا، میں نے اسے بھوکا پیاسا رکھا اور اسے مار دیا تھا۔ تبھی وہ شاہی جن زادہ بولا، تو پھر کیا تم حقدار ہو کہ میں تم سے شادی کروں؟ تمہیں تو کوہ کاف کی جیل میں ہونا چاہیے، تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ وہ رو رہی تھی اور بری طرح گڑ گڑا رہی تھی۔ تبھی وہ میرے قدموں میں پڑ گئی اور بولی، دیکھو حوریہ، تم ہی اب میرے لیے کچھ کر سکتی ہو، کچھ کرو میرے لیے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ میں نے بہت قصور کیے ہیں، میں ان سب کو مانتی ہوں، لیکن تم اس شاہی جن زادے کو اب میرے لیے منا سکتی ہو۔ میں اب خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، مجھے بار بار اپنے نانا کی فکر ہو رہی تھی۔ تبھی وہ شاہی جن زادہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، حوریہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے نانا بالکل ٹھیک ہیں، تم اس کی بات پر بھی ذرا غور نہ کرو، یہ ایسی ہی ہے۔ لیکن وہ بری طرح سے رو رہی تھی، مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں بولی، نہیں یہ ایسے نہیں رو رہی، ایک لڑکی کے احساسات ایک لڑکی ہی سمجھ سکتی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بے شک آپ جن زادے ہیں، وہ آپ سے اتنی محبت کرتی ہے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے تو آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر محبوب تو جو بات کہے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ اگر آپ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں تو پھر میری بات مانیں، آپ اس سے شادی کر لیں۔ وہ بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے میرے نانا کے پاس جانے دو، میں کسی سے بھی کوئی محبت نہیں کرتی،
میں صرف اپنے نانا سے محبت کرتی ہوں اور ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر میں یہاں کچھ دیر اور رہی تو میں مر جاؤں گی۔ تبھی وہ بولا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ لڑکی اسی طرح میرے قدموں میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جن زادی تھی۔ اب میں یہ بات جان گئی تھی، لیکن اب مجھے ذرا برابر بھی ان سے ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک ہمت اور جوش تھا جو میرے اندر آ گیا تھا۔ میں اس لڑکی کو اس کا حق دلوانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کسی کی محبت اس سے چھن جائے۔ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ جب وہ اس کی محبت کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ دینے کو تیار تھی، اس کی محبت کی خاطر وہ سارے گناہ جو آج تک کیے تھے ان پر شرمندہ تھی، ان کی سزا بھی لینا چاہتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی، تبھی میں نے اس شاہی جنزادی سے کہا، دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ باندھتی ہوں، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت کا واسطہ ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ تبھی وہ شہنشاہ جنات کی طرف دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے، لیکن اس سب کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ جنزادی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی کہ مجھے ہر شرط قبول ہے، بس تم مجھے تنہا نہ چھوڑو۔ وہ بولا، آج کے بعد تم کوئی بھی کام میری مرضی کے بغیر نہیں کرو گی۔ میں ابھی اور اسی وقت تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اب تم کوئی بھی برا کام نہیں کرو گی، بلکہ جہاں کہیں بھی انسانوں کو بے یار و مددگار دیکھو گی ان کی مدد کرو گی۔ وہ بولی، ہاں آج کے بعد میں ایسا ہی کروں گی۔ جہاں کہیں بھی کوئی انسان مجھے ایسا دکھا جسے میری مدد کی ضرورت ہوگی تو میں اس کی مدد ضرور کروں گی، اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی بھی مانگتی ہوں۔ اگر شہنشاہ جنات مجھے سزا دینا چاہتے ہیں تو میں وہ سزا بھی لینے کے لیے تیار ہوں۔ تبھی شہنشاہ جنات تالیاں بجانے لگے اور بولے، واہ، ایک آدم زادی کی وجہ سے تم نے کائنات کے سارے جرائم چھوڑ دیے۔ اب وہ نیک جنزادی بننا چاہتی ہے، اسی لیے اس آدم زادی کو بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا، اور اس کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں ان سب کو دور کر دیا جائے گا۔ تبھی وہ بولا، بولو آدم زادی، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کی شادی ٹوٹنے سے بچی ہے، اور ایک جن زادی نیک کام کرنے پر آمادہ ہوئی ہے، اور ہم جنات جو وعدہ کر لیتے ہیں اس پر پورا اترتے ہیں۔ مجھے پتا ہے اب کائنات کبھی کوئی برا کام نہیں کرے گی، اور آج اور اسی وقت ہی شاہی جنزادے اور شہزادی کائنات کی شادی ہوگی، اور تمہاری زندگی سے تمام مشکلات دور کر دی جائیں گی۔ تمہارے نانا بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، تمہارا باپ بھی اب تم سے ملنے آیا کرے گا، تمہارے ماموں اب پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہے ہوں گے اور خود بخود تمہارے نانا کے پاس آئیں گے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے میرے پھولوں کے گجروں کے بدلے میں بہت کچھ ملا تھا، اور میں بہت زیادہ خوش بھی تھی کہ میری وجہ سے یہ جنزادی ایک نیک جنزادی بن گئی تھی۔ اس نے اپنے سارے برے کام چھوڑ دیے تھے، اور اب وہ شاہی جنزادہ ایک تڑپتی جنزادی سے شادی کرے گا۔ اب اس نے اس جنزادی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج کے بعد کبھی کسی آدم زادی کو اس نظر سے نہیں دیکھے گا، اور مجھ سے معافی مانگی اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا کہ میں نے تمہیں مہرہ بنا کر اپنے ہونے والی بیوی کائنات کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تمہیں دیکھتے ہی واقعی تم مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن اس وقت میں تمہیں مہرہ بنا کر استعمال کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے اچھے کے لیے اور اپنے اچھے کے لیے کیا ہے، اور اس پوری انسانیت کی اچھائی کے لیے کیا ہے۔ جو انسانیت کائنات آدم زادی کی وجہ سے ٹھیک ہو رہی ہے، بہت سے لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کیے تھے، اب وہ ظلم و ستم ختم ہو جائیں گے۔ میں نے اس جنزادی کائنات اور شاہی جنزادے کی پوری شادی دیکھی تھی، ان کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اسی وقت وہ دلہن کے روپ میں وہی گجرے پہنے ہوئے تھی۔ وہ میری بہت زیادہ شکر گزار تھی۔ انہوں نے آتے ہوئے مجھے بہت زیادہ ہیرے جواہرات اور مال و دولت دیا تھا۔ میں جیسے ہی یہ لے کر گھر پہنچی تو نانا بالکل صحت یاب ہو چکے تھے۔ میرے نانا ابو کی وہ پھولوں کا باغیچہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہاں بہت سے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ میں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا، بہت اچھا گھر بنا لیا تھا، لیکن وہ پھولوں کا باغیچہ اسی طرح تھا۔ میں اسے کسی بھی طرح چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی باغیچے کی وجہ سے میرے نانا کی زندگی تھی، اور اسی باغیچے کی وجہ سے تو میں نے شاہی جنزادے کی شادی کے گجرے تیار کیے تھے۔ تبھی تو میرے پاس اتنا کچھ آ گیا تھا۔ اب میرے ماموں
میرے نانا سے بہت زیادہ معافیا مانگتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ وہ انہیں اپنے پاس بلا لیں، لیکن نانا ابو اب انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے نانا ابو سے کہا کہ اپنا دل بڑا کر لیں، پھر انہیں معاف کر دیں۔ میرے ابو بھی مجھ سے ملنے آتے ہیں، وہ بھی اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتا رہے ہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن میں اپنے نانا ابو کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ نانا ابو میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ابھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب میرے دونوں ماموں بار بار ہمارے گھر کے چکر لگاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نانا ابو کو انہیں معاف کر دینا چاہیے یا پھر ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے؟ میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔